सुबह 9 बजे 24 मार्च 2015 का साल। स्पेन, बार्सिलोना एल प्रात अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह यूरोप के सबसे पुराने सक्रिय हवाई अड्डों में से एक है। इसे 1916 में बनाया गया था। 2014 और 2015 में यह यात्री यातायात के आधार पर यूरोप के टॉप 10 हवाई अड्डों में शामिल था। हर साल 37 मिलियन से अधिक यात्री ये हवाई अड्डा लुफ्थांसा समूह और उसकी सहायक कंपनियों, जिनमें जर्मन विंग्स भी शामिल था, के लिए नियमित प्रशिक्षण और तकनीकी केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। एप्रन पर जर्मन विंग्स की अगली उड़ान के लिए तैयारी चल रही है। आज ये उड़ान 9525 है। मार्ग बार्सिलोना से ड्यूसेल्डॉर्फ। उड़ान के लिए तैयार हो रहे विमान का प्रकार एयरबस A320 संस्करण 211 है। विमान जर्मन विंग्स वाहक का है, जो लुफ्थांसा ग्रुप की एक सहायक कंपनी है। विमान 1990 के साल में बनाया गया था। उस समय उसकी उम्र लगभग 25 साल थी। लेकिन एक यात्री लाइनर के लिए उम्र का वो महत्व नहीं है जो आमतौर पर उसे उन लोगों द्वारा दिया जाता है जो रोजाना हवाई परिवहन का सामना नहीं करते हैं। हवाई जहाज कार नहीं है। उसकी सेवा का जीवन वर्षों से नहीं, बल्कि संरचना की स्थिति और तकनीकी रखरखाव की गुणवत्ता से निर्धारित होता है। हर लाइनर नियमित जांच और निर्धारित कार्य से गुजरता है। हर उड़ान से पहले रोजाना दृश्य निरीक्षण से लेकर तकनीकी रखरखाव की गहरे रूपों तक। विमानों की योजनाबद्ध तकनीकी रखरखाव की कई नियमित किस्में मौजूद हैं। ए चेक हर 400-600 उड़ान घंटों में आयोजित किया जाता है। ये मरम्मत नहीं है और न ही विमान का विखंडन है, बल्कि लाइनर की स्थिति की एक सावधानीपूर्वक जांच है। इंजीनियर बाह्य आवरण और पंखों का निरीक्षण करते हैं, हैंडिंग गियर और ब्रेकों की स्थिति की जांच करते हैं, इंजनों में रिसाव और क्षति की जांच करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और नियंत्रण प्रणालियों का परीक्षण करते हैं। यात्री केबिन है, आपातकालीन उपकरणों की जांच की जाती है, ऑक्सीजन मास्क, सीट बेल्ट, अग्निशामक। जरूरत पड़ने पर तरल पदार्थ डाले जाते हैं, फिल्टर बदले जाते हैं और चलने वाले पुर्जे चिकनाए जाते हैं। आमतौर पर यह सब एंगर में एक रात लेता है और अगली सुबह विमान फिर से उड़ानों के लिए तैयार होता है। सी चेक 1.5 से 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। ए चेक के विपरीत ये लाइनर की उड़ानों की पूर्ण विराम है। विमान को कई हफ्तों के लिए एंगर में रखा जाता है। इंजीनियर सभी प्रणालियों की विस्तृत जांच करते हैं, धड़ और पंख के पैनल खोलते हैं, वायरिंग और हाइड्रोलिक्स का परीक्षण करते हैं, उपकरणों को हटाते और निरीक्षण करते हैं। ऐसे निरीक्षण के बाद विमान एंगर से वस्तुतः नवीकृत होकर निकलता है। डी चेक तकनीकी रखरखाव का सबसे बड़ा चरण ये व्यावहारिक रूप से पूर्ण जीर्णोद्धार है। वह हर 6 से 10 साल में किया जाता है। विमान को लगभग ढांचे तक विखंडित कर दिया जाता है, इंजनों को हटा दिया जाता है, पंखों को आंशिक रूप से विखंडित किया जाता है, केबिन की सारी आंतरिक सज्जा को हटा दिया जाता है। परिणाम स्वरूप सभी हिस्से जो घिसावट के अधीन हैं और जिनका सख्त सीमित संसाधन है, पहले से ही बदल दिए जाते हैं। धड़, लैंडिंग गियर, इंजन और इलेक्ट्रॉनिक्स स्वतंत्र प्रमाणन और नियंत्रण से गुजरते हैं। ये महंगा, लंबा और जबरदस्त प्रयासों की मांग करता है। लेकिन ऐसे बड़े पैमाने के तकनीकी रखरखाव के कारण ही वैश्विक नागरिक उड्डयन में आज तक 30 और 40 साल पहले बने लाइनर सुरक्षित उड़ान भरते हैं। जर्मन विंग्स बोट 9525 की उम्र लगभग 25 साल संचालन के लिए सामान्य और सुरक्षित मानी जाती थी। लाइनर बेहतरीन हालत में था। विमान की सभी प्रणालियां निर्धारित मानकों के अनुसार काम कर रही थीं। रखरखाव निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया था। पिछले कुछ महीनों में उड़ान सुरक्षा को प्रभावित करने वाली कोई तकनीकी टिप्पणियां दर्ज नहीं की गई थीं। कप्तान पैट्रिक ज़ोंडनहाइमर, उम्र 34 वर्ष, लुफ्थांसा का एक अनुभवी पायलट, उस दिन आंतरिक चालक दल विनिमय के तहत जर्मन विंग्स के लिए उड़ान भर रहा था। उसके पास 6000 से अधिक उड़ान घंटों का अनुभव था, जिसमें एयरबस A320 प्रकार पर लगभग 3500 शामिल थे। सह पायलट आंद्रेयास लुबित्स 27 वर्ष, उसका कुल उड़ान समय 919 घंटे, एयरबस A320 पर उड़ान समय लगभग 540 घंटे।
वो कंपनी में 2013 से है, लेकिन लाइन चेक केवल जून 2014 में मिला, 1 साल से भी कम समय पहले। स्थानीय समय अनुसार सुबह के 9 बजे चालक दल प्री फ्लाइट ब्रीफिंग समाप्त करता है। उड़ान योजना के अनुसार यात्रा का समय लगभग 1 घंटा 40 मिनट, उड़ान स्तर 380, ये लगभग 11,600 मीटर है। पूरे मार्ग पर मौसम की स्थिति अनुकूल, साफ आसमान, हल्की पश्चिमी हवा। बार्सिलोना में हवा का तापमान +14 डिग्री है। ड्यूसलडॉर्फ हवाई अड्डे पर भी अनुकूल मौसमी स्थितियों का पूर्वानुमान था। साफ आसमान, बारिश के बिना 10 किलोमीटर से अधिक दृश्यता। BEA फ्रांस के सिविल एविएशन सुरक्षा जांच एवं विश्लेषण ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार विमान का भार लगभग 66 टन टेक ऑफ वजन का था। ईंधन 6.5 टन। ये फ्रैंकफर्ट में एक वैकल्पिक हवाई अड्डे के लिए रिजर्व के साथ भी उड़ान के लिए पर्याप्त है। विमान उड़ान के लिए तैयार हो रहा है। कप्तान और सह पायलट कॉकपिट में अपनी अपनी सीटों पर बैठते हैं। मुख्य सिस्टमों की जांच की जाती है। पावर, हाइड्रोलिक्स, नेविगेशन चैनल, रेडियो संचार। सेंट्रल डिस्प्ले ECAM इंडिकेशन एंड कंट्रोल सिस्टम पर सभी पैरामीटर सामान्य हैं। ऑक्सिलियरी पावर यूनिट शुरू की जाती है। ये इंजनों के शुरू होने से पहले विमान को बिजली और हवा प्रदान करती है। सह पायलट आगामी उड़ान के मार्ग और ऊंचाइयों को सत्यापित करता है। कप्तान मार्ग की समीक्षा करता है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ईंधन भंडार उड़ान योजना के अनुरूप है। कैबिन में यात्रियों का बोर्डिंग समाप्त हो रहा है। सामान के हैच बंद किए जा रहे हैं। वरिष्ठ फ्लाइट अटेंडेंट कैबिन रेडी का सिग्नल देता है। विमान उड़ान के लिए तैयार है। चालक दल के घड़ी में सुबह के 9:55। चालक दल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से इंजन स्टार्ट और पुशबैक की अनुमति मांगता है। पुष्टि मिलने के बाद दायां CFM 55 इंजन स्टार्ट कर दिया जाता है, फिर बायां। आमतौर पर विमान का बायां हिस्सा यात्रियों के चढ़ने उतरने के लिए इस्तेमाल होता है और इस तरफ अतिरिक्त खतरा और शोर पैदा करने से बचने के लिए पहले दायां इंजन स्टार्ट किया जाता है। दोनों इंजन आइडल मोड में आ जाते हैं। सभी पैरामीटर सामान्य हैं। चालक दल नियंत्रण सतहों की प्रतिक्रिया और नेविगेशन सेटिंग की जांच करता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर टैक्सी करने और रनवे 07 राइट के होल्डिंग पॉइंट तक जाने के निर्देश देता है। कुछ ही मिनटों में जर्मन विंग्स 90-525 एप्रन के साथ साथ टैक्सिंग शुरू करेगा, टर्मिनल T1 को पार करते हुए, जहां जर्मन विंग्स और व्यूलिंग एयरलाइंस का आधार है। रनवे 07 राइट की दिशा में विमान पर 144 यात्री और 6 चालक दल की सदस्य हैं। विमान होल्डिंग पॉइंट पर रुकता है। बार्सिलोना एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टेक ऑफ की अंतिम अनुमति का इंतजार करते हुए सुबह 10 बजे जर्मन विंग्स फ्लाइट 90-525 को बार्सिलोना एल प्रात हवाई अड्डे की रनवे 07 राइट से टेक ऑफ की अनुमति मिलती है। विमान टेक ऑफ रोल शुरू करता है और कुछ ही सेकंडों में एयरबस A320 हवा में उठता है और भूमध्य सागर के तट के ऊपर ऊंचाई ग्रहण करना शुरू करता है। लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट करने के बाद चालक दल ऑटो पायलट चालू करता है। लाइनर उत्तर पूर्व की ओर रुख करता है, पेरपिग्नान, मार्सेई और लियोन से होकर गुजरने वाले मार्ग का अनुसरण करते हुए। ऊंचाई बढ़ाना सामान्य रूप से चल रहा है। गति और इंजन शक्ति सामान्य सीमा के भीतर हैं। सभी प्रणालियां ठीक से काम कर रही हैं। टेक ऑफ के 27 मिनट बाद एयरबस A320 फ्लाइट लेवल 380 पर पहुंचती है और मार्सेई फ्लाइट कंट्रोल सेंटर के नियंत्रण में आ जाती है। उड़ान ऑटो पायलट मोड में जारी रहती है। सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है। कॉकपिट में पायलटों की बातचीत शांत है। रूटीन के छोटे-मोटे मामले और लैंडिंग की योजनाएं चर्चा में हैं। चालक दल के व्यवहार और संचार में कुछ भी असामान्य नहीं देखा जाता है। कुछ मिनटों के बाद कप्तान जिक्र करता है कि वो कुछ देर के लिए कॉकपिट छोड़ना चाहता है। जर्मन विंग्स 18 गोल्फ पॉइंट इरमार की ओर हेडिंग, डायरेक्ट इरमार पॉइंट की ओर प्रोसीडिंग। धन्यवाद। जर्मन विंग्स 18 गोल्फ। रेडियो संचार में
फ्लाइट को उसके नंबर से नहीं पुकारा गया। 90525 के बजाय जर्मन विंग्स 18 गोल्फ कॉल साइन इस्तेमाल किया गया। ये एयरलाइन की आंतरिक कोड थी, जिसका इस्तेमाल अन्य उड़ानों के साथ भ्रम से बचने के लिए किया जाता था। इस तरह लुफ्थांसा ग्रुप के चालक दल उन उड़ानों के पदनाम में भ्रम से बचते थे जो संख्यात्मक मान में एक दूसरे से मिलते जुलते थे। ये अंतिम रेडियो वार्ता थी। 10:30 पर CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर चालक दल के कॉकपिट के ऑडियो रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग में कॉकपिट के दरवाजे के खुलने की आवाज दर्ज होती है। कप्तान उठता है और अपनी सीट छोड़ देता है, नियंत्रण सह पायलट को सौंपते हुए। दरवाजा बंद हो जाता है। इस क्षण से कॉकपिट में केवल आंद्रेयास लुबित्ज रह जाता है। 30 सेकंड से भी कम समय में सुबह 10:31 पर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो सैकड़ों पैरामीटर दर्ज करता है, गति, ऊंचाई, ऑटो पायलट मोड, नियंत्रण सतहों की स्थिति, समुद्र तल से 30 मीटर या 100 फीट की निर्धारित ऊंचाई में परिवर्तन रिकॉर्ड करता है। ये न्यूनतम मान है जिसे कंट्रोल पैनल पर दर्ज किया जा सकता है। ऑटो पायलट ओपन डिसेंट मोड या मुक्त अवतरण में बदल जाता है और ऑटो थ्रोटल थ्रस्ट आइडल न्यूनतम थ्रस्ट पर आ जाती है। विमान एक मुलायम लेकिन लगातार अवतरण शुरू करता है, लगभग 1000 मीटर प्रति मिनट। चालक दल की ओर से अब कोई रेडियो संचार दर्ज नहीं किया जाता है। मार्सेई कंट्रोल सेक्टर के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने देखा कि फ्लाइट 90525 ने अस्पष्टीकृत अवतरण शुरू कर दिया है। तुरंत विमान से संपर्क करने के प्रयास शुरू किए गए, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। ऊंचाई 11,600 मीटर से 10,000 मीटर तक गिर रही है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कॉल जारी रखते हैं, लेकिन बोर्ड चुप रहता है। अन्य विमानों के पायलट भी संपर्क करने की कोशिश करते हैं, बिना किसी परिणाम के। इन पलों में विमान काम करने लायक बना रहता है, लेकिन कोई नहीं समझ पा रहा है कि वो लगातार नीचे क्यों उतर रहा है। खिड़कियों के बाहर साफ आसमान और आल्प्स की बर्फीली चोटियां। कॉकपिट में खामोशी, दरवाजा बंद रहता है। बाद की घटनाएं फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर CVR के रिकॉर्डिंग से पुनर्निर्मित की गई हैं। ये जर्मन विंग्स 90525 के कॉकपिट में दर्ज आखिरी आवाजें हैं। Open the door. $2,500. Do you hear me? 2,000. Open the door. Do you hear me? Open the door. 1,000. Too low. Terrain. One thousand. Too low. Terrain. Too low. Terrain. 1,000. Too low. Terrain. 400. Terrain. 500. 400. Open the Too low. door. 300. Open the fucking door. Terrain. Open the door. Too low. Terrain. Too low. Terrain. सुबह 10:41 पर विमान एस्ट्रोप मासिफ की दक्षिणी ढलान में ट्रॉयवेशे क्षेत्र में प्राद ओ ब्लेओन नगरपालिका के निकट समुद्र तल से लगभग 1550 मीटर की ऊंचाई पर टक्कराता है। बोर्ड पर मौजूद सभी 150 लोगों की मौत हो जाती है। जर्मन विंग्स फ्लाइट 90525 के रेडियो संपर्क खोने और असामान्य गिरावट की खबर मिलते ही फ्रांसीसी अधिकारियों ने ओट प्रोविंस आल्प्स में खोज और बचाव अभियान शुरू कर दिया। क्षेत्र को जल्दी ही स्थानीकृत कर लिया गया। ट्रॉयवेशे मासिफ की दक्षिणी ढलान। दुर्घटना वाले दिन ही पुष्टि हो जाती है, कोई भी बचा नहीं है।
24 मार्च से 2 अप्रैल तक ब्लैक बॉक्स का पता चला और बरामद किए गए। सभी रिकॉर्डर BEA फ्रांस के सिविल एविएशन सुरक्षा जांच एवं विश्लेषण ब्यूरो में डिकोडिंग के लिए भेज दिए गए। ऑडियो के प्रारंभिक निष्कर्ष इस प्रकार हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग महत्वपूर्ण घटनाक्रम की पुष्टि करती है। कप्तान कॉकपिट छोड़ देता है, दरवाजा बंद हो जाता है, फिर खामोशी, दरवाजे पर बार-बार पुकार और दस्तक दर्ज होती हैं। फिर अंत में जमीन की निकटता की चेतावनियां और टक्कर के क्षण में रिकॉर्डिंग का अचानक रुक जाना। ये आंकड़े BEA जांच सामग्री में प्रकाशित करता है। BEA उसी विमान द्वारा पिछली उड़ान का अलग से विश्लेषण करता है। उड़ान पथ पर कोई प्रभाव न होने के बावजूद ऊंचाई 30 मीटर पर सेट करने के कई प्रयास दर्ज किए गए, जिसे द्वितीय पायलट का एक महत्वपूर्ण असामान्य व्यवहार संबंधी लक्षण माना जाता है। 11 सितंबर 2001 की घटनाओं के बाद एयरबस के कॉकपिट के दरवाजे कवचित बन गए। एक्सेस नियंत्रण CDLS पैनल कॉकपिट डोर लॉकिंग सिस्टम के माध्यम से होता है। यदि पायलट अंदर से स्विच को लॉक स्थिति में कर देता है तो इमरजेंसी कोड डाले जाने पर भी प्रवेश अवरुद्ध हो जाता है। BEA एयरबस A320 के समान विमान पर कॉकपिट डोर लॉकिंग सिस्टम CDLS का परीक्षण करता है। यह आवाजों, एक्सेस लॉजिक और इमरजेंसी प्रक्रियाओं का पुनर्निर्माण करता है। कॉकपिट के पृथक्करण या स्वतः होने वाले अवतरण की व्याख्या करने में सक्षम तकनीकी खराबियां नहीं पाई गई। समानांतर रूप से ऑटो पायलट और ऑटो थ्रॉटल चैनलों का विश्लेषण किया जाता है। लॉजिक पायलट द्वारा दिए गए कमांड के अनुरूप है। जांच से पता चलता है कि द्वितीय पायलट इलाज करवा रहा था और उसे ऐसा निदान था जो सुरक्षित संचालन के साथ असंगत था और उसने अपनी मेडिकल स्थिति एयरलाइन से छुपाई थी। वो एक गंभीर मानसिक विकार से पीड़ित था जिसमें मनोविकृति के लक्षण थे, एक गंभीर अवसाद का रूप जो दुर्घटना से लगभग 2 महीने पहले विकसित हुआ था। लुबित्स कई डॉक्टरों से इलाज करवा रहा था जिनमें मनोचिकित्सक और सामान्य चिकित्सक शामिल थे, लेकिन एयरलाइन से ये और निर्धारित दवाएं दोनों छुपा रहा था। मार्च 2015 में उसे जांचने वाले एक डॉक्टर ने उसे अक्षमता प्रमाण पत्र जारी किया जो वास्तव में उड़ान कर्तव्यों के निष्पादन को रोकता था। हालांकि लुबित्स ने इसे नियोक्ता को सौंपा नहीं। चिकित्सकीय निगरानी प्रणाली और विमानन अधिकारियों को सूचित करने की प्रक्रिया उसे उड़ानों के लिए स्वीकृति देने से रोकने में अपर्याप्त साबित हुई। विमान दुर्घटना के कारण का अंतिम सूत्रीकरण द्वितीय पायलट द्वारा किया गया जानबूझकर जमीन से टकराव है। घटना के कुछ दिन बाद यूरोपीय विमानन सुरक्षा एजेंसी उड़ान सुरक्षा सूचना बुलेटिन जारी करती है, जिसमें कॉकपिट के न्यूनतम कर्मीदल के बारे में अस्थायी सिफारिश शामिल है। अब कॉकपिट में कम से कम 2 अधिकृत व्यक्तियों की उपस्थिति अनिवार्य है जब कोई एक पायलट अनुपस्थित हो। इसके बाद पायलटों की चिकित्सकीय योग्यता पर एक कार्यदल का गठन किया जाता है। 2016 के अंत तक मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन को मजबूत करने, विमानन चिकित्सा केंद्रों और डॉक्टरों की निगरानी बढ़ाने वाले कार्यक्रमों के प्रस्ताव प्रकाशित किए गए। इस त्रासदी ने दिखाया कि इंसानी पागलपन के आगे दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक भी बेबस है। दुर्घटना के बाद यूरोप की विमानन प्राधिकारियों ने अपना दृष्टिकोण बदल दिया। अब लक्ष्य बिना शर्त विश्वास नहीं, बल्कि नियंत्रण करना, जांच करना और भविष्य में ऐसी स्थितियों को रोकना ताकि स्वस्थ सोचने की क्षमता खो चुका कोई भी व्यक्ति अब यात्री विमान न उड़ा सके। लेकिन सबसे विरोधाभासी बात यह है कि कभी-कभी सुरक्षा के लिए गए फैसले नए हादसे में बदल जाते हैं। 11 सितंबर को कवचित दरवाजों की अनुपस्थिति ने हजारों लोगों की जान ले ली और उस दिन अब उनकी उपस्थिति उनके बचाव में एक अवरोध बन गई।